नमस्कार साथियों, आसू एजुकेशन सेंटर गंगापुर सिटी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर चर्चा करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं कि ये क्या कार्य करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कार्य क्या है। ऐसा समय जो कब शुरू हुआ वह कब तक जारी रहेगा यह पता नहीं होता, लेकिन कार्य वर्तमान समय में जारी है, यह निश्चित होता है। कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कार्य कि ऐसा समय जो कब ऐसा कार्य समय के स्थान पर कार्य, ऐसा कार्य जो कब शुरू हुआ वह कब तक जारी रहेगा यह पता नहीं होता। कब तो शुरू हुआ ये भी पता नहीं होता कि कल से शुरू हुआ, आज शुरू हुआ, कितने बजे से शुरू हुआ और कब तक चलेगा। 3 दिन तक चलेगा, 5 दिन तक चलेगा, 2 महीने तक चलेगा, ये कोई फिक्स पता नहीं होता। यह जरूर पता होता है कि कार्य वर्तमान समय में जारी है, वर्तमान समय में चल रहा है। तो ये हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कार्य के बारे में पढ़ा। इसकी पहचान पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी वाक्यों के अंत में जो हिंदी का वाक्य होगा उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। कहने का मतलब हिंदी का वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। कहने का मतलब जैसे कि राम बाजार जाता है, तो हिंदी का जो वाक्य है इसके अंत में क्या है, ता है। जैसे मैं कहानी पढ़ता हूं यानी ता हूं, हिंदी के वाक्य के अंदर ता हूं। कहने का मतलब जिन हिंदी वाक्यों का अंतिम अक्षर ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इंग्लिश में जब वाक्य आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसको ही प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं कह सकते, इसे पास्ट कंटीन्यूअस नहीं कह सकते, इसे पास्ट इंडेफिनिट नहीं कह सकते। तो हम एडवर्बियल्स होते हैं, क्रिया विशेषण, एडवर्बियल्स, इन क्रिया विशेषणों के माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एडवर्बियल को बोलते हैं क्रिया विशेषण।
दूसरे शब्दों में टाइम वर्ड भी कह सकते हैं, दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं, टाइम वर्ड। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के क्रिया विशेषण निम्न है, देखिए। जैसे बैक में यदि आ जाता है एवरी, यदि बैक में एवरी आए और एवरी के बाद डे आए, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, यदि एवरी के बाद एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी नाइट इत्यादि शब्द आए तो हम पहचान जाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। एवरी के बाद में एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी नाइट। यदि ऑन वर्ड आए, ऑन के बाद सप्ताहों के नाम आए, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, यानी सप्ताहों के नाम, सप्ताहों के नाम से पहले ऑन आए तो पहचान लेंगे कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। यदि वाक्य में ऑफन वर्ड आए, ऑफन, ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर होता है, ऑफन मीन्स क्या होता है, अक्सर। यदि वाक्य में यूजुअली आए, यदि वाक्य में जनरली आए, यदि वाक्य में जनरली आए, यदि वाक्य में प्रेजेंट आए, एट प्रेजेंट आए, और यदि वाक्य में इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, ये शब्द आए, ये सारे एक सेंटेंस में, इन्हें सेंटेंस में ये ऑफन, यूजुअली, जनरली, एट प्रेजेंट, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग जैसे वर्ड आए किसी इंग्लिश के सेंटेंस में, हम पहचान जाते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बतलाता है। इसके बाद यदि कुछ नेगेटिव अर्थ देने वाले शब्द है, कुछ नेगेटिव अर्थ देने वाले शब्द है, नेगेटिव अर्थ जो नकारात्मक अर्थ देते हैं, अर्थ देने वाले शब्द, कुछ नेगेटिव अर्थ देने वाले शब्द है, अगर वो भी आते हैं एक सेंटेंस में तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। जैसे नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, सेल्डम कभी कभार, रेयरली, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली। यदि ये सारे नेगेटिव वर्ड देते हैं और एक सेंटेंस में आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ये सारे सब एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ यदि एक सेंटेंस में आए एक एडवर्बियल के रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ऑन के बाद में सप्ताहों के नाम आए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। ऑफन, यूजुअली, जनरली, एट प्रेजेंट आए, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग वर्ड आए तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। यदि कुछ नेगेटिव अर्थ देने वाले शब्द जैसे नेवर, सेल्डम, रेयरली, रेयरली, हार्डली और स्कार्सली ये शब्द आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ने से पहले हम पर्सन के बारे में चर्चा करते हैं। पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आई और यू होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, वन किसी का नाम और दे। तो यहाँ पर आई को सिंगुलर नाउन में माना जाता है यानी एक वचन में, बी को बहुवचन माना जाता है, यू को एक वचन में
आई को कभी एक टेंस आएगा उसमें बहुवचन के रूप में इसके साथ साइकिल क्रिया प्रयुक्त होती है, लेकिन ज्यादातर एक वचन सिंगुलर नाउन। ही सी इट वन और मैं, यहाँ तक थर्ड पर्सन को एक वचन में माना जाता है। थर्ड पर्सन का सिर्फ दे को छोड़कर, दे बहुवचन में आता है, दे बहुवचन में आता है, तो दे को छोड़कर बाकी के थर्ड पर्सन एक वचन में आते हैं। यू सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है जो एक वचन भी हो सकता है बहुवचन, लेकिन ज्यादातर बहुवचन की साइकिल प्रयोग में ली जाती है। भी बहुवचन यू, कहीं पर एक वचन कहीं पर बहुवचन, यानी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगा। इसके बाद हम सीखने की एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया आती है, एक वचन कर्ता के साथ एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया आती है, यानी सिंगुलर नाउन। एक वचन कर्ता को इंग्लिश में सिंगुलर नाउन बोलते हैं। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ में वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। सिंगुलर को शॉर्ट में ऐसे कह सकते हैं, सिंगुलर नाउन को शॉर्ट में ऐसे कह सकते हैं। और प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल नाउन को शॉर्ट में पीएन कहते हैं। अब ये पहचानना है कि सिंगुलर वर्ब की क्या पहचान होती है। इस सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ऐसी क्रिया जिसका अंतिम अक्षर, ऐसी क्रिया जिसका अंतिम अक्षर एस हो, जिसका अंतिम अक्षर क्या हो? एस। वह क्रिया एक वचन करता मीन सिंगुलर नाउन। कहने का मतलब सिंगुलर नाउन एक वचन कर्ता के साथ आती है। जैसे यहाँ ही है और ये आया रिक्त स्थान, इधर को ब्रैकेट में ये लिखा है रीड, एक में है रीड्स। अब अपन को ये पता है कि ये कर्ता एक वचन का है, बहुवचन का है। ही एक वचन का कर्ता होता है, तो एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया आती है। एक वचन क्रिया की क्या पहचान होती है? जिसका अंतिम अक्षर क्या रहता है? एस। तो रीड में एस है या रीड्स में एस है? किसमें एस है? रीड्स में। तो ही के साथ कौन सी क्रिया आएगी? रीड्स। ही के साथ कौन सी क्रिया आएगी? रीड्स। यहाँ है यू रिक्त स्थान, यहाँ पर टेक्स या टेक। अब आपसे कहा जाए कि यू के साथ में टेक्स क्रिया आएगी या टेक आएगी। यहाँ पर यू प्लूरल नाउन है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया आती है। बहुवचन की क्रिया की पहचान वो होती है जिसका अंतिम अक्षर एस नहीं होता। तो टेक का अंतिम अक्षर एस नहीं है, तो ये हम यू के साथ टेक वर्ब आएगी। यदि यह कर्ता एक वचन होता तो एक वचन की क्रिया आती है। एक वचन की क्रिया की पहचान होती है कि जिस क्रिया का अंतिम अक्षर एस हो वह एक वचन के साथ आती है। जैसे राम। अब आपसे बोला जाए कि राम के साथ प्लेस आएगा या प्ले आएगा, राम के साथ कौन सी वर्ब आएगी? प्लेस आएगी या प्ले। तो अपन को देखना है कि राम सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन। यहाँ पर राम सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। सिंगुलर वर्ब की वह पहचान होती है जिस क्रिया का अंतिम अक्षर एस हो, जिस क्रिया का अंतिम अक्षर क्या हो? एस। वह एक वचन कर्ता के साथ आती है। तो हमको पता लग गया कि कौन सी क्रिया में, यानी प्ले में क्या है? यहाँ पर एस है, जबकि इस प्ले में नहीं है। तो कहने का मतलब प्ले के इसमें एस लग रहा है, तो यह प्लेस, राम के साथ प्लेस क्रिया आएगी। जिस क्रिया का अंतिम अक्षर एस नहीं हो, जिस क्रिया का अंतिम अक्षर एस नहीं हो, वे बहुवचन कर्ता के साथ आएगी। जैसे मान लीजिए दे, यहाँ पर लिखा राइट्स और राइट। अपन को पता लग गया कि यहाँ पर दे बहुवचन है, दे बहुवचन करता है, तो बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया आती है। बहुवचन क्रिया की वह पहचान होती है जिसका अंतिम अक्षर एस नहीं होता। तो दे बहुवचन है, इस क्रिया का अंतिम अक्षर एस नहीं है, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे राइट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपन का? राइट। राइट्स में और राइट में से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? राइट। इसी प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के नियम, किस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है।
इसके नियम है, रूल नंबर 1, यानी सिंगुलर नाउन एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। और इसमें एस या ईएस लगा देते हैं। इसमें क्या लगा देते हैं? एस या ईएस। रूल हमारा दूसरा कहता है कि प्लूरल नाउन के साथ में अभी बताया था प्लूरल वर्ब आएगी, और प्लूरल वर्ब में सिर्फ प्लूरल वर्ब में क्या करते हैं हम? मेन वर्ब की यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ईएस का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? यानी हम किस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे, हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे। स्ट्रक्चर पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एमपी की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया जाएगा। यदि सिंगुलर हो, यदि कर्ता सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन का है, तो सिर्फ एमपी की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस नहीं आएगा। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद में ओ सी ए, इन तीनों में से कोई सा भी आ सकता है। ओ का मतलब यहां पर मेन वर्ब के बाद ओ सी ए, यहां पर ये दिया जाएगा ऑब्जेक्ट। यहां पर शॉर्ट में मैंने ऑब्जेक्ट को यहां को लिख दिया, तो यहां पर ओ मीन्स होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के आ सकते हैं सेंटेंस में। एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं डीओ। एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो आपको बताएंगे कि सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो कैसे आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो बैक में कैसे प्रयोग किया जाता है। यहाँ सी से मतलब है कॉम्प्लीमेंट, यानी ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जो ऑब्जेक्ट की विशेषता बताएगा उसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद लाया जाएगा। यहाँ पर ए से मीन्स होता है एडवर्बियल यहाँ पर तीन प्रकार के हैं। एडवर्बियल भी तीन प्रकार के होते हैं। पीएमटी मीन्स होता है, पीसी मीन्स होता है प्लेस, एमसी मीन्स होता है मैनर, और टी से मतलब होता है टाइम। टी से मतलब क्या होता है? टाइम। कहने का मतलब यदि वाक्य में कोई स्थान भी दे रखा है और मैनर मीन्स तरीका कि हमने ये कार्य को कैसे किया, हम विद्यालय कैसे गए, हम जयपुर में कैसे पढ़ाई करते हैं, हम खेत में कैसे काम करते हैं, वो तरीका होता है। और टाइम मीन्स होता है समय कि हमने कब कार्य किया। यदि ये तीनों चीज एक सेंटेंस में आए तो आने का क्रम सबसे पहले रहेगा, सबसे पहले स्थान कि आप कहाँ गए। जैसे मान लीजिए कि मैं जयपुर गया तो पहले आएगा जयपुर, फिर किससे गया, बाई बस, मैनर तरीका, कब गया, आज गया, कितने बजे गया, बाद में कहेंगे टाइम। तो दोस्तों आज हम हमारे टॉपिक को यहीं तक विराम देते हैं। नेक्स्ट कल आगे इसके बारे में और आप चर्चा करेंगे। धन्यवाद।